ठीक है। और आपको जो रिलायबिलिटी निकालनी हो, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, रिलायबिलिटी एनालिसिस, हाउ यू कैन जस्ट कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ योर ऑल द डाटा सेट और द क्वेश्चनेयर। तो यू हैव टू गो टू द एनालाइज, then go to the scale, select the reliability analysis, then you have to just check the reliability of each and every each and every factor you have included, or you can just check the reliability of objective wise reliability you can also check. Okay. You can check the reliability of each and every item, or we have to just select the alpha value, because you want to just we have to check the Cronbach alpha value. So Cronbach alpha value of each and every variable must be less than the must be greater than the 0.07 or 0.7, 70% you can say. Okay, okay. So you can say the Cronbach alpha value is the 0.904. You have selected 80 items. So that value is more than the 0.7. सो ये ध्यान रखना, जो क्रोनबैक अल्फा की जो थ्रेश होल्ड वैल्यू है वो आपकी 0.7 है। अगर 0.7 से कम है तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी आपके क्वेश्चनेयर की, आपके डाटा की गड़बड़ है। ठीक है, रिस्पॉन्सेज कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो आपका जो डाटा रिलायबल नहीं है। यू कैन नॉट गो फॉर यू कैन नॉट गो फॉर फर्दर एनालिसिस। तो पहले आपको या तो डाटा सेट में चेंज करना होगा, या फिर आपको दोबारा से पूरा एक सैंपल साइज बढ़ानी पड़ेगी, फिर रिलायबल आएगा आपका। या क्वेश्चनेयर में कुछ स्टेटमेंट वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, या हो सकता है एक दो दो तीन स्टेटमेंट आपकी सिमिलर सी हो, कोवेरियंस उसके अंदर आ रहा हो, तो वो सारा आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो मैंने इकट्ठी कर दिया आपको, जो रिलायबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव वाइज भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव 1 में जितनी स्टेटमेंट है वो उसके अंदर ले लो, ऑब्जेक्टिव 2 में जितनी स्टेटमेंट है वो उसके अंदर आप इंक्लूड कर लो। तो ऑब्जेक्टिव वाइज भी इसमें आप रिलायबिलिटी निकाल सकते हो। रिलायबिलिटी एनालिसिस में गए तो फॉर एग्जांपल जो पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसमें ये 10 स्टेटमेंट है। ओके, then you can also see our first objective 10, total 10 items, 10 statement is there, and reliability is 0.940। तो ये भी हमारा डेटा रिलायबल है। इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑब्जेक्टिव जितनी स्टेटमेंट है सबकी रिलायबिलिटी आप निकाल सकते हो। इन सबकी निकाल सकते हो, या फिर आप जो वेरिएबल है इनकी रिलायबिलिटी आप चेक कर सकते हो। तो इनकी भी आपको नंबर ऑफ आइटम 4 सेलेक्ट किए हैं, रिलायबिलिटी इसकी 0.821। तो ये भी डाटा आपका रिलायबल है। तो 0.7 से अबव होनी चाहिए जो क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू है, देन यू कैन से योर डाटा इज रिलायबल। तो इस तरह से आप रिलायबिलिटी एनालिसिस आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चनर बनाओगे, क्वेश्चनर बना के आपको एक पायलट स्टडी करनी पड़ेगी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द फुल डाटा कलेक्शन। तो पूरा डाटा कलेक्शन अप्लाई करने से पहले जितना सैंपल लिया है उसको उस उनसे डाटा फिल करवाने से पहले आपको एक सैंपल स्मॉल एक पायलट स्टडी करनी पड़ेगी। 50-60 लोगों से आप भरवा लो। उन लोगों से भरवाना है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, रिसर्चर हो, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो जिस एरिया में आप कर रहे हो। तो एक्सपर्टीज ओपिनियन आपको लेने हैं, उन्हीं से भरवाना है, सो दैट दे कैन सजेस्ट सम चेंजेस इफ रिक्वायर्ड। तो उसमें चेंजेस आप कर सको, इसलिए आपको एक्सपर्ट से वो फिल करवाना है। ऐसा सैंपल आपको लेना है जो एक पैनल हो, कोई एक्सपर्ट पैनल हो, या कोई एकेडमिशियन हो, कोई रिसर्चर हो, कोई प्रोफेसर हो, उनसे आपको फिल करवाना है। फिर उसकी आपको रिलायबिलिटी निकालनी है। जो भी आपने सैंपल स्टडी ली है या जो पायलट स्टडी आपने की है, 50 या 60 जो रिस्पोंडेंट्स की, एक्सपर्ट पर्सन की, उनकी रिलायबिलिटी आपको चेक करनी है। If your results show the significant and the data is reliable, then you can go for further after implementing the all the suggestions recommended by the various expert persons।
तो उनको इम्प्लीमेंट करके फाइनल क्वेश्चनर आप उसको चेंजेस करके देन यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग द फाइनल डाटा ऑफ द फुल सैंपल। तो उस फुल सैंपल कलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा आपको रिलायबिलिटी निकालनी है। तो रिलायबिलिटी एनालिसिस ऐसे आप चेक करते हो। क्लियर? सर जो Yes, sir. टूल की रिलायबिलिटी चेक करते हैं वो भी ऐसे करते हैं, जैसे हम कोई क्वेश्चनियर बनाया हो? हाँ हाँ, उसी की कह रहा हूँ मैं। तो पहले वो हाँ, क्वेश्चनर जो बनाया है आपने, मान लो उस क्वेश्चनर को डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो हर ऑब्जेक्टिव में कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। वो स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिखाया था अभी, जो एनालाइज में जाके। तो जितनी भी मान लो पहला आपको जो ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल आपके पहले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चनर में, तो ये 5-10 स्टेटमेंट जितने भी, उन स्टेटमेंट को लेके जाओ इधर, फिर उसको क्लिक करो। इसी तरह वन बाय वन सारे क्वेश्चनर की आपकी वैलिडिटी अभी चेक हो जाएगी। बट उसमें आपको कुछ सैंपल डाटा आपको या पायलट स्टडी का डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। सर स्टेटमेंट से मतलब जैसे क्वेश्चनियर है तो क्वेश्चनियर के क्वेश्चंस भी होंगे मतलब इस? हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने इसको शॉर्टकट नेम दे रखा है V33, स्टेटमेंट का नाम है V34। जैसे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड आपको कोई स्केल आपकी, उसमें 10 स्टेटमेंट आपकी। तो CS1, CS2, CS3 कस्टमर सेटिस्फेक्शन शॉर्ट में ऐसे आप मेंशन कर सकते हो उनको, स्टेटमेंट्स को। ओके, ओके सर। क्योंकि लेबल में पूरी स्टेटमेंट का नाम लिख सकते हो उसमें। जैसे ये है ना, आप जैसे यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, बट लेबल लेबल के अंदर यहाँ पे जो आपका जो लेबल आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट का पूरा नाम लिख सकते हो। जो भी स्टेटमेंट आपकी मान लो पहले ऑब्जेक्टिव रिलेटेड पहली स्टेटमेंट, तो पूरा नाम लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है, इसका नाम लिख सकते हो यहाँ पे। मान लो आपने CS1 दे दिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पहली स्टेटमेंट है, CS2, CS3, इस तरह से। और यहाँ पे स्टेटमेंट का लेबल में पूरा नाम लिख सकते हो स्टेटमेंट का। ओके सर। तो पहले जो आपको मेथोलॉजी का मैंने बताया था कि मेथोलॉजी में जो डाटा कलेक्शन पे डाटा एनालिसिस का टूल्स एंड टेक्निक्स आपको मेंशन करनी है। तो उसमें जो है आपको डाटा कलेक्शन के टाइम पे आपको मेंशन करना पड़ता है मेथोलॉजी के अंदर ही, कि आपने जो पायलट स्टडी की है, इतने लोगों को हमने कलेक्ट किया और इन एक्सपर्ट पर्सन से हमने कलेक्ट किया है। तो यू हैव टू बी जस्ट डिस्क्राइब द थिंग्स कि दैट इज द सैंपल साइज 40 या 50 मेंबर्स एंड एक्सपर्ट पर्सन वी हैव टेकन फॉर द pilot study, and that is the reliability test of that all the pilot study sample we have collected. So उसका आपको एक टेबल बना के वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव वाइज आपको उसकी रिलायबिलिटी एनालिसिस की टेबल दिखानी पड़ेगी मैथोलॉजी के चैप्टर के अंदर ही। ठीक है, इसके अंदर एक जो डायमेंशन रिडक्शन का भी है, डायमेंशन रिडक्शन जिसे फैक्टर एनालिसिस हम कहते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस का मैं ये कल जो है अगले वीक करवाऊंगी। ये लंबा है चैप्टर फैक्टर एनालिसिस का, इसमें टाइम चाहिए प्रॉपर। तो फैक्टर एनालिसिस का मैं सेपरेट क्लास में आपको करवाऊंगा पूरा शुरू से, फैक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं। सर जब हम रिलायबिलिटी टेस्ट लगाते हैं तो हमें सभी वेरिएबल्स का एक ही वो चार्ट निकल कर आएगा या अलग अलग रिलायबिलिटी टेस्ट लगाने पड़ेंगे सब वेरिएबल्स के ऊपर? अलग अलग लगाने पड़ेंगे। मान लो पहले ऑब्जेक्टिव में या वेरिएबल लगा लो, उसके अंदर 10 स्टेटमेंट है, पहले 10 स्टेटमेंट का आप लगा लो। तो आपको वहां पे मैं ऐसे बता देता हूँ एक बार। जैसे जो भी रिजल्ट आता जाए, एक टेबल आप बन जाएगी इस तरह से आपकी। इस तरह से एक टेबल बना सकते हो जिसमें आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने ली है आपने, और कॉनबैक अल्फा वैल्यू।
तो फॉर एग्जाम्पल पहला ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का नाम मेंशन कर दो, जो पहला ऑब्जेक्टिव है। इस पहले ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपकी 15 थी या 20 थी, वो डालो, और क्रोनबैक अल्फा की जो वैल्यू है वो वहाँ पे इस तरह से पुट करनी है। फिर उसका आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। फिर उसमें मान लो सेकंड ऑब्जेक्टिव में आपकी 10 स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे उधर जाके आपको पूरी 10 स्टेटमेंट वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन 10 स्टेटमेंट का निकालना पड़ेगा। आपको पता होनी चाहिए पहले ऑब्जेक्टिव में आपकी कितनी स्टेटमेंट है, कौन कौन सी है, सेकंड ऑब्जेक्टिव में आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट है, वही ड्रॉप करना। फिर दूसरे में फॉर एग्जाम्पल आपका जो कॉनबैक अल्फा। तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हो। ओके सर, तो हम लोगों को मतलब वो जो चार्ट निकल कर आएगा जब हम रिलायबिलिटी हाँ टेस्ट हाँ, लगाते हैं, वो लगाने की कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं, वो कॉपी वहां से बस वैल्यू उठा लो, सारी की सारी आप एक एक वन बाई वन करके। ठीक है सर, ठीक है, जैसे गॉट पहले इट। आपने मान लो ये निकाली वैल्यू आपने, तो यहाँ पे आप इसकी या तो इसको कॉपी पेस्ट ऐसे कर सकते हो, या फिर मैनुअली यहाँ फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल दूसरे ऑब्जेक्टिव की निकाली, फिर आपने तीसरे ऑब्जेक्टिव की निकाली, तो इनकी वैल्यू वहाँ पे लिखते जाओ, कितने आइटम्स हैं वो लिखते जाओ, एक टेबल बन जाएगी। अलग अलग ऐसे निकालने पड़ेंगे, इकट्ठे निकालोगे तो वो सभी आइटम्स की इकट्ठी निकल जाएगी। वो इकट्ठी भी निकालनी है, वो आपको जैसे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे ना आपके, मान लो 3-4 जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके। तो यहाँ पे मान लो आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे फिर सारी स्टेटमेंट को इकट्ठा उसमें डाल के ओवरऑल यहाँ पे दिखा दोगे, ओवरऑल रिजल्ट दिखा दोगे। मान लो टोटल इनकी स्टेटमेंट है, तो ये टोटल कितनी होगी, 33 होगी टोटल स्टेटमेंट, और ओवरऑल इसका कितना है वो अब भी आपको यहाँ पे लिखना है। मान लो जितना भी आपको आगे, तो ओवरऑल आपको लास्ट में लिखना है सारी स्टेटमेंटों को मिला के भी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ऑब्जेक्टिव वाइज हर एक ऑब्जेक्टिव जितनी स्टेटमेंट है वो लेनी है, फिर लास्ट में सारी स्टेटमेंट्स को उसमें डाल के ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन सब का इकट्ठा निकल जाएगा। जैसे मैंने सभी का इकट्ठा स्टेटमेंट्स का निकाला था ये ऊपर, जो 80 स्टेटमेंट का एक साथ निकाला था, ये इस तरह से इकट्ठा निकल जाएगा। एक एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो देख लेना, उसमें एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, वो चेक कर लेना। बाकी मैं बता भी दूंगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में।